नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युवा की जिसने उम्र के महज 19 साल में सिस्टम को आईना दिखाया। मध्य प्रदेश के जबलपुर से अथर्व चतुर्वेदी नीट 2 बार क्वालिफाई करने वाले इस छात्र ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण ना लागू होने के कारण एमबीबीएस सीट से वंचित हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिना किसी बड़े वकील के खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी दलील पेश की और कोर्ट का फैसला बदला है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि मेरिट और हिम्मत की जीत है। और ऐसे में आज हमारे बीच अथर्व चतुर्वेदी खुद मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ खुद उन्हीं से जानेंगे। अथर्व, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अथर्व, सबसे पहले आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि क्योंकि आप जबलपुर से, आपके पिता भी वकील हैं, आप मेडिकल का सपना क्या बचपन से था या फिर कभी वकील बनने के बारे में आपने नहीं सोचा? मैम, मैंने 12th में पीसीएम भी लिया था, तो मैंने जो जेडबलई मेंस एंड जेडबलई एडवांस्ड है उसको साथ में क्वालिफाई करने के बाद नीट क्वालिफाई किया था। और मेरा हमेशा से एम मेडिकल में ही जाना था और डॉक्टर बनना था। पर जो इस रास्ते में जो रुकावटें थी उसकी वजह से मुझे हाई कोर्ट में और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना पड़ा। अथर्व, क्योंकि आपने नीट 2 बार क्वालिफाई किया था और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आते, उसके बावजूद भी दोनों बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तब आपने क्या महसूस किया था, क्या फील किया था उस दौरान? मैम, मुझे अच्छा तो नहीं लगा था, क्योंकि जो पॉलिसी है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की वो प्राइवेट कॉलेज में भी इम्प्लीमेंट होनी थी। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था और फिर अमेंडमेंट भी था इसके फेवर में। और जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, इसकी वजह से मुझे अफेक्ट होना पड़ा और मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर इसी को चैलेंज करते हुए मैंने ये केस फाइल किया था। अथर्व, लेकिन जरा आपकी इस लड़ाई के बारे में बताएंगे कि कहाँ शुरू हुआ, आपको क्यों लगा कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए? आप किसी वकील को हायर करने के लिए आपने नहीं सोचा, क्योंकि आपके पिताजी खुद एक वकील थे? हाँ मैम, ये असल में जब मैं काउंसलिंग शुरू हुई थी तब मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक प्राइवेट कॉलेज के लिए 134 थी और 10% रिजर्वेशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग 187 सीट्स रिजर्व होनी थी। तो जब मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ मुझे किसी भी कॉलेज का, तब मैंने रूल्स पढ़े और रूल्स पढ़ने पर मुझे समझ आया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन ही नहीं है, जबकि बाकी सारी कैटेगरीज को है। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि हमें एक केस फाइल करना चाहिए। और क्योंकि ये जो इनजस्टिस था ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी बात को खुद ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखूंगा, जिससे ऑनरेबल कोर्ट को भी मैं समझा सकूं कि क्या इश्यूज एक एज अ स्टूडेंट हम फेस कर रहे हैं। अथर्व, जब आप सुप्रीम कोर्ट में थे, आप जब सीजेआई के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, क्या कुछ दलीलें आपने पेश की थी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनजस्टिस आपके साथ हुआ था, जैसे कि आपने बताया, आप अपनी समस्याएं खुद ज्यादा बेहतर ढंग से आप कोर्ट के सामने, जज के सामने रख सकते थे। उस दौरान आपने कौन सी वो दलील दी जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव था, आपको लगता है ये? मैम, ऑनरेबल सीजीआई के सामने फर्स्ट हियरिंग पर मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया था। मैंने बस खुद को प्रेजेंट किया था और अपना इंट्रोडक्शन दिया था। पर क्योंकि मेरी एसएलपी, जो कि एक स्पेशल लीव पिटीशन होती है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, उस पर मैंने सारे इश्यूज और सारे पॉइंट्स को रेज किया था और एज अ स्टूडेंट हम सब क्या फेस कर रहे हैं उन बातों को मेंशन किया था। इसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था उसे भी मैंने क्योट किया था। और उस पूरी एसएलपी को पढ़ने के बाद ऑनरेबल सीजीआई कन्विंस थे मेरे मैटर को लेकर और उन्होंने फर्स्ट हियरिंग पर नोटिस इशू किए। नेक्स्ट हियरिंग पर ऑनरेबल सीजीआई ने जो स्टेट के काउंसिल थे उनसे ये सवाल किया कि जब हमारा कोर्ट, जब ये सुप्रीम कोर्ट इस रिजर्वेशन को अपहेल्ड कर चुका है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये ऑर्डर है, तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग पर 10 फरवरी को ऑनरेबल सीजीआई और ऑनरेबल जस्टिस बागची एंड ऑनरेबल जस्टिस अंजारिया ने ये ऑर्डर पास किया मुझे एडमिशन देने का। और ये ऑर्डर उन्होंने एक्सरसाइज आर्टिकल 142 की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए पास किया। अथर्व, क्योंकि कई जगहों पर ये कहा जा रहा है कि आपने 10 मिनट मांगा था सीजीआई से और उन्होंने वो 10 मिनट आपको दिए और इस 10 मिनट में ही आपने अपने पॉइंट्स रखे थे। इस बात में कितनी सच्चाई, क्या वाकई में आपने वो 10 मिनट मांगे थे? नहीं मैम, असल में उस दिन ऑनरेबल सीजीआई का बर्थडे था और 4:15 पर बेंच उठने लगी थी। तब क्योंकि मैं ऑनलाइन जुड़ा हुआ था वीडियो कॉल के थ्रू,
तो मैंने ऑनरेबल सीजीआई के सामने अपना मैटर मेंशन किया था दैट माय लॉर्ड्स मे आई काइंडली मेंशन माय सीरियल नंबर, और उस पर ऑनरेबल सीजीआई और ऑनरेबल कंपेनियन जजेस रुके, जाते जाते वो खड़े हो गए थे सभी, हम्म। वो रुके और उन्होंने फिर ये ऑर्डर प्रोनाउंस किया। उस ऑर्डर प्रोनाउंस करने में ऑनरेबल सीजीआई को 4 से 5 मिनट लगे, और उसके बाद जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने काफी आर्गुमेंट भी किए। उसके अगेंस्ट ऑनरेबल सीजीआई का ये कहना था कि डोंट स्पॉइल द करियर ऑफ दिस बॉय। हम्म। और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि अगर प्राइवेट कॉलेज एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, कोर्ट की पॉलिसी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हमारे सामने लाइए उनको और उन पर ताला लगाइए। बस ये सब हुआ था मैम 10 मिनट में। और वो जो एक न्यूज चल रही है, वो जिस भी न्यूज चैनल ने स्टार्ट करी थी, वो एक फेक न्यूज है मैम। ऐसा 10 मिनट नहीं मांगे जी। थे मैंने। और बस सीसीआई काफी काइंड है और उन्होंने खुद ही जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो खुद ही रोक गए थे। क्योंकि अथर्व आप महज 19 साल के हैं और आपने अपना केस खुद लड़ा है। जब आप वो केस लड़ रहे थे, क्योंकि आपके सामने स्टेट लॉयर भी वहां पर मौजूद थे, राज्य के वकील भी वहां पर मौजूद थे, वो अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो क्या कोई नर्वसनेस आपको फील नहीं हुआ? मैम क्योंकि ऑनरेबल सीजीआई के सामने आर्ग्यूमेंट करना था तो नर्वसनेस तो थी थोड़ी सी, पर मैंने इससे रिलेटेड जजमेंट्स पढ़े थे तो मुझे पता था कि क्या आर्ग्यूमेंट सामने जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल हैं, स्टेट के वकील हैं, वो कर सकते हैं और मुझे उनका किस तरीके से आंसर देना है, और मैं अपने फेवर में और अपनी कैटेगरी के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स रख सकता हूँ। वो सभी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जजमेंट्स को पढ़कर वो नॉलेज गेन कर लिया था, इसलिए मैम मुझे कॉन्फिडेंस था। तो जब कोर्ट का फैसला आया तब आपने क्या फील किया? मैम काफी अच्छा फील हुआ, मुझे काफी प्राउड फील हुआ, और जो भरोसा था मेरा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल जुडिशरी पर, वो भी मैम सही साबित हुआ। अथर्व, आपको नहीं लगता है ये जो ईडब्ल्यूएस है वो कई कॉलेजों में सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है, और इसी वजह से कई एलिजिबल स्टूडेंट्स जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अच्छे से लागू होना चाहिए हर स्टेट में। जी मैम बिल्कुल। ईडब्ल्यू कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है फिलहाल वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, और वो भी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है। और जहां तक प्राइवेट कॉलेजेस की बात रही, तो चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या कोई भी कोर्स हो, प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन नहीं है, और बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उन सभी को रिजर्वेशन है। अथर्व, लेकिन क्योंकि आपकी जीत को मेरिट की जीत बता रहे हैं, एलिजिबिलिटी की जीत बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी में भी आता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि आपने वो चीज फील की है। आप जो आप लैक कर रहे थे, जहां पे आप एलिजिबल होकर भी आप उन तमाम चीजों का जो बेनिफिट नहीं उठा पा रहे थे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए, या फिर इसे लागू करने के लिए क्या अच्छे कदम और उठा सकती है सरकार? मैम सरकार ने जैसे बाकी रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए हैं, कमीशन बनाए हैं, आयोग बनाए हैं, तो वैसे ही मैम ईडब्ल्यूएस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सरकार ऐसे प्रोविजन बना सकती है। और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने तो 2019 में से इम्प्लीमेंट कर दिया था, पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में। तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट्स की ही इंटेंशन नहीं है कंप्लायंस करने की। अब आपसे एक चीज जानना चाहूंगे अथर्व, क्योंकि यूजीसी कानून को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप एक तरफ ब्राह्मण हैं, दूसरी तरफ अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, लेकिन जो कानून फिलहाल लागू किया जा रहा है इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद ब्राह्मण हैं और आप एलिजिबल होते हुए भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आ रहे थे, उसके बावजूद भी आपको इसका फायदा नहीं मिला, आपको संघर्ष करना पड़ा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो यूजीसी कानून को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर आपका क्या सोचना है? मैम यूजीसी जो अमेंडमेंट है, जो न्यू रूल्स हैं, उस पे मैंने उसकी हियरिंग देखी थी, और उसे देखकर मुझे ये समझ आया कि ये वन साइडेड एक्ट है, जो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ही उनके फेवर में बनाया गया है। तो मैम इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि इससे दूसरी जो कैटेगरीज हैं वो मैम काफी रिट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट होंगी। तो मे बी इसमें हमें बाकी कैटेगरीज का भी ध्यान रखते हुए और उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए भी बिल्कुल। उस यूजीसी एक्ट को एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि ओके। ऑपरेशन और जो एट्रोसिटीज हैं वो मैम शायद बोथ साइडेड हैं।
वो किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के द्वारा किसी दूसरी कैटेगरी पर नहीं है, वो वाइस वर्सा है। हम्म। तो इसके लिए हमें बोथ साइडेड रूल्स बनाने चाहिए जो कैटेगरी पर एप्लीकेबल हो। वन साइडेड से तो हम बाकी कैटेगरीज का ही नुकसान करेंगे। मतलब आप रिजर्वेशन के पक्ष में हैं, लेकिन जो वन साइडेड फैसला लिया जा रहा है आप उसका विरोध कर रहे हैं। रिजर्वेशन भी एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक होना चाहिए, जैसे एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी है। इसमें चूंकि पहले ही क्रीमी लेयर की एक इकोनॉमिकली बेस्ड है, तो इसमें तो क्रीमी लेयर है ही। इसी के साथ ऑनरेबल सीजीआई अभी एससी एसटी ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर है, तो ऑनरेबल सीजीआई एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लाने का केस पर हियरिंग कर रहे हैं। वो भी एक काफी अच्छा इनिशिएटिव। और ऐसे ही हम जब रिजर्वेशन के जो दायरे हैं उसे कम करते जाएंगे तो धीरे धीरे रिजर्वेशन एबॉलिश हो जाएगा इंडिया से, और वो एक काफी अच्छा आउटकम होगा। हमें धीरे धीरे उस ओर भी बढ़ना चाहिए। डोंट यू फील लाइक अथर्व की जहां पर रिजर्वेशंस के जिनको फायदे मिलने चाहिए, एक्चुअली जो लोग उसके लिए बने हैं उनको कहीं ना कहीं नहीं मिलता और उसका फायदा कोई और लेता है? जी मैम, ये काफी कॉमन हर फील्ड में और हर एग्जामिनेशन में ये इशू है, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट रहते हैं उनको तो वैसे भी काफी वो गलत तरीके से अफेक्ट होते हैं, पर जिस कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी अपना बेनिफिट नहीं ले पाते। जिस ग्रुप को टारगेट करने के लिए वो रिजर्वेशन बनाया गया है उसमें काफी जो उस कैटेगरी में ही जो अपर लोग हैं वो उसका बेनिफिट उठा लेते हैं, और जो गरीब लोग हैं और जो एक्चुअली में जो वंचित और सोशली बैकवर्ड है उन्हें उस बात का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ओके अथर्व, क्योंकि ये कहा जा रहा है जब आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा था तो हाईकोर्ट के जज ने आपको कहा था कि आपको वकील बनना चाहिए, आप गलत क्षेत्र में जा रहे हैं। जरा उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे कि उस दौरान क्या हुआ था? जी मैम, जब हाईकोर्ट में ये केस की हियरिंग चल रही थी तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश जस्टिस सुरेश कुमार कैथ ने मुझे ये कहा था कि आप गलत फील्ड में जा रहे हैं, आपको तो लॉयर बनना चाहिए। और इसी के बाद जब सेकंड हियरिंग ऑनरेबल प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है मध्य प्रदेश के जस्टिस संजीव सचदेवा सर, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था दैट यू शुड बी अ लॉयर एंड वी नीड मोर सच लॉयर्स इन आवर बार। पर मेरा एम क्योंकि मेडिकल ही है और मुझे एक अच्छा काबिल डॉक्टर बनना है, कि वकील बन लूं। नहीं मैम, मेरा फोकस डॉक्टर बनना ही है, इससे मैंने उसे अभी डाइवर्ट नहीं होने दिया। ओके आप अथर्व, क्योंकि आपकी जीत की चर्चा हर जगह हो रही है, हर कोई आप इसको सराहना भी कर रहा है, आप इसका स्वागत भी किया जा रहा है। आपकी जीत एक बहुत बड़ी जीत आपके लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए है जो ऐसे केसेस सामने आते या फिर एलिजिबल होकर भी वो इसका फायदा नहीं उठा पाते या फिर एडमिशंस नहीं होते हैं। ऐसे में आपको लग रहा है कि आपका केस एक आने वाले समय में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है? जी मैम, जो भी जिनके साथ भी इनजस्टिस होता है उन्हें बस ये याद रखना चाहिए कि हमारी जुडिशियरी है हमारे लिए, हमें उस सिस्टम पर भरोसा रखना चाहिए और अपने अगेंस्ट हो रहे इनजस्टिस को सामने लाना चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। बट अथर्व, हर कोई आपकी तरह इतना नॉलेज नहीं रखता है या फिर हिम्मत नहीं रखता, तो वो कौन सा अन्य विकल्प अपना सकता है या फिर दूसरा रास्ता अपना सकता है, अपने लिए आप कोई कदम उठा सकता है? मैम, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं पहुंच सकते इतना ऊपर तक, और उनकी मदद के लिए भी काफी लोग हैं। वहां पर उन्हें अप्रोच करना चाहिए, या फिर हमारी जो जुडिशियरी है फॉर एग्जांपल, जो लोग लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें फ्री में एडवोकेट दिया जाता है, और जो मतलब अच्छे एडवोकेट्स भी दिए जाते हैं। हम चाहें तो हम सीनियर एडवोकेट्स को भी एज एन अमाइकस अपॉइंट कर सकते हैं, उसके लिए लीगल एड है। तो ऑप्शंस काफी सारे हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे उसे अवेल कर सकते हैं। लोगों में बस ये नॉलेज नहीं है कि हम कैसे उन यूटिलिटीज का फायदा उठाएं। अथर्व, लास्ट क्वेश्चन, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकल की तो पढ़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले फ्यूचर में कभी मौका मिला, क्या आप लॉ की तरफ डाइवर्ट होंगे? फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? मैम, अभी तो मेरा काफी फोकस्ड एम है कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, और फ्यूचर में मैम आई होप यही रहेगा। बिल्कुल अथर्व, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जाहिर सी बात है आप उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो कुछ सपना तो देखते हैं लेकिन सपना अपना पूरा करने के लिए, हर वो मुकाम हासिल करने के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। अथर्व, आपका एनएमएफ न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।